नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे दारोगा के लिए। उसी का आज अगला टॉपिक है ब्रिटिश शासन का विस्तार। और इसके जो जो प्रमुख सवाल बने हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, और रही बात की पीडीएफ का, तो पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, या तो इसका जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि हड़प नीति, जिसको क्या बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, के अंतर्गत निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों का विलय किया गया था? बताइए। डलहौजी का था ना हड़प नीति। तो इसमें पूछा है कि इसके अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय राज्यों का विलय किया गया है? तो इसमें जो आप जानते होंगे, इसमें था झांसी, नागपुर व सतारा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन था? झांसी था, नागपुर था और सतारा था। ये विलय किया गया था। ठीक है, चलिए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, कब बनाया गया था क्लाइव को? तो क्लाइव को जो 1757 में इसे गवर्नर, बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1757 ईस्वी को, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है, किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, रिंग फेंस पॉलिसी। तो ये संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये संबंधित है आपका वारेन हेस्टिंग्स से। किससे संबंधित है? रिंग फेंस पॉलिसी। तो ये संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? इनमें से किस वर्ष बंगाल में दासों के निर्यात को रोक दिया गया? कब रोका गया था दासों के निर्यात पर रोक? तो ये रोका गया था आपका 1789 में। कब रोका गया था? 1789 में दासों के जो निर्यात पर रोक लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब नियुक्त किया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था, ये राजा सिताब राय के द्वारा। किसके, कौन नियुक्त किया था? राजा सिताब राय। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो इसमें सुमेलित जो नहीं है, आप देखिए, लॉर्ड कार्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त था। बताइए। तो ये इससे संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि इससे संबंधित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था? नहीं, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था ये नहीं था, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। लॉर्ड बेंटिंग का 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो लॉर्ड हेस्टिंग्स का है ये नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिपत्य में लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने अधिपत्य में लिया था? बताइए। बताइए कौन लिया था आधिपत्य में? तो ये लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, कौन था ये? तो प्रथम मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय। पेंशनर बनने वाला कौन था दूसरा मुगल बादशाह, प्रथम मुगल बादशाह? तो ये था शाह आलम द्वितीय।
किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो उस समय जो था वो वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में? ये किसके काल में? तो वारेन हेस्टिंग के काल में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल को के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो 1784 पारित किया गया वारेन हेस्टिंग के काल में। पिट्स इंडिया किस काल में पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के काल में। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? बताइए। अंग्रेजों ने किस मराठा सरदार से राजपुर घाट की संधि की? तो राजपुर घाट की जो संधि है वो इंदौर के होलकर से की। किसके साथ किया था? इंदौर के होलकर से। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुई? इलाहाबाद की द्वितीय संधि, दूसरा संधि जो हुआ था 16 अगस्त 1765 किनके मध्य हुई? वही इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके मध्य में हुई? तो ये हुआ था सुजाउद्दौला एवं क्लाइव के मध्य। किसके किसके मध्य हुआ था? सुजाउद्दौला और क्लाइव के मध्य में हुआ था। ठीक है, चलिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर इधर युद्ध लिखा हुआ और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था ये लिखा हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बताइए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्मिथ में के काल में। इसके इनके नेतृत्व में प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? जनरल स्मिथ के नेतृत्व में। ठीक है, इसी प्रकार द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल आयरकूट के नेतृत्व में। इसी प्रकार तीसरा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मेजर जनरल मेडोज के नेतृत्व में। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जनरल स्टुअर्ट के मध्य में। प्रथम किसके? जनरल स्मिथ। द्वितीय हो गया जनरल आयरकुट। तृतीय हो गया मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ हो गया जनरल स्टुअर्ट। यानी कि जो ऑप्शन है ये आपका 1 2 3 4। अगला सवाल देखिए। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो बताइए किस अधिनियम को बनाया गया था? तो बनाया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बताइए किसके तरफ अधिनियम बनाया गया था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के मध्य प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, चलिए। टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत जो हुआ था, क्या हुआ था? इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। ये सही है। 1792 में टीपू को 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। ये भी सही। कितना देना पड़ा? 3 करोड़ रुपये। और अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। सोचिए कौन सी संधि में? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में। अगला सवाल देखिए। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का जो विलय 1843 किया गया था तो अंग्रेजी राज्य में किया गया था? कौन था उस समय? कौन सा गवर्नर जनरल था? तो ये था आपका कौन? लॉर्ड एलनबरो। कौन था? लॉर्ड एलनबरो जो था। अगला सवाल देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? बताइए कौन नहीं था? तो आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग यह इसका सफलता का कारण नहीं था। लेकिन नहीं पूछा था ना, कमजोर मुगल साम्राज्य तो था, उत्तर पश्चिम सीमांत मौजूद का भाव ये भी था, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब जारी भी था, लेकिन पूछा क्या हमसे? नहीं वाला। तो हो जाएगा कौन सा कि आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर था ना मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त, वो था आपका कौन? मुर्शिद कुली खां। कौन था? तो मुर्शिद कुली खां था। ध्यान रखिएगा। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य था। राज्य अपहरण नीति एक ऐसी नीति थी जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। क्या था? राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की राज क्षेत्रीय सीमाओं को बढ़ाना। ये किसका उद्देश्य था? राज्य अपहरण नीति का। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि था को सबसे पहले किसने शासक ने स्वीकार किया था? तो सबसे पहले जो है ये था शासक, पता है कौन? ये था हैदराबाद के निजाम। कौन था? हैदराबाद के निजाम जो थे वो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया था। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको अगले पार्ट में देखेंगे विस्तार को, दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, ताकि इससे ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखिएगा नहीं, इसीलिए आज को यहीं रोकते हैं। इसका पार्ट 2 इसके देखने के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और किन्हीं को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पे डला हुआ मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।